नमस्ते। महिला आरक्षण विधेयक पास हो चुका है। यह पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक विधेयक पास हुआ है। आज नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल में भाषण देते हुए इस पर इतना ढिढोरा पीटा कि हमने एक इतिहास रच दिया। गोया वो लागू भी हो गया, क्योंकि विडंबना और विरोधाभास ये देखें कि एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 2029 नहीं, 2039 तक में जाकर के ये लागू हो न हो, तब तक पता नहीं क्या होगा। लेकिन अब इसकी क्रेडिट लेने के लिए चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी जी के भाषण शुरू हो चुके हैं और आज मध्य प्रदेश से इसका आगाज हो गया। वहीं एक पेच विपक्ष और तमाम लोगों के बीच से फंस गया है भाजपा के लिए, और इस पर भी आप ढेर सारी वीडियोस देख रहे होंगे। ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने का मुद्दा। अब इस मुद्दे में एक नया चरण उसी समय से जो जुड़ता जा रहा है, आज वो और दिलचस्प हो गया। पहले तो कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, डीएमके, इन तमाम विपक्षी दलों की तरफ से ये गुजारिश हो रही थी, कोशिश हो रही थी, दबाव डाला जा रहा था कि इसमें कोटा विद इन कोटा होना चाहिए, ओबीसी महिलाओं को भी हक मिले। लेकिन चूंकि कानून अच्छा है, इसलिए हम इसका समर्थन करते हैं। हालांकि यह एक अजीब सा कदम है। आप विरोध करते तो कम से कम अपने स्टैंड पर तो खड़े होते, जैसे असदुद्दीन ओवैसी और उनके एक सांसद, दो लोगों ने विरोध किया और पहले भी इसका विरोध किया जा चुका है 2010 में। लेकिन अब इस विरोध का स्वर भाजपा के भीतर से फिर से जगने लगा और भाजपा की बड़ी नेता, हिंदुत्व की पोस्टर इमेज वाली लीडर, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अब इस विरोध का झंडा अपने हाथ में ले लिया है और आज सुबह ट्वीट किया उन्होंने कि प्रधानमंत्री भोपाल में आ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो इस पर बात रखें कि कोटा विद इन कोटा ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिले। आज की वीडियो में हम जरा ये चर्चा करना चाह रहे हैं कि इसका इतिहास क्या है और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर महिला आरक्षण विधेयक और ओबीसी के मुद्दे पर क्या रणनीति बनेगी और क्या असर होगा। क्या योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बीच से इस मुद्दे पर कैसे रणनीति बनाकर के आगे काम करेगी? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और तमाम क्षेत्रीय दलों की रणनीति क्या होगी, इस पर आज की वीडियो में बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको एक इतिहास के पन्ने की तरफ ले चलने का मेरा इरादा है। इतिहास के दो पन्ने आज पलटने का मन है। पहला पन्ना 1996 का है, सितंबर 1996 का वक्त, और उसे याद करने का मौका दिया है भाजपा की नेता उमा भारती ने। और उमा भारती ओबीसी के मुद्दे पर अब मुखर होकर के बीजेपी पर हमला कर रही हैं। हालांकि वो बहुत सजग होकर के हमला कर रही हैं, नरेंद्र मोदी जी का बचाव कर रही हैं, उन्हें बधाई दे रही हैं। वो ये भी कह रही हैं कि भाजपा का नुकसान ना हो, लेकिन वो कह रही हैं कि बिना ओबीसी महिलाओं को हक दिए हम इस बिल को लागू नहीं होने देंगे और अभी 2029 तक का मौका है। उन्होंने इतिहास के पन्ने को कुछ यूं पलटा। जब 1996 में एचडी देवगौड़ा की सरकार महिला आरक्षण विधेयक को सदन में पेश करने जा रही थी, तो उमा भारती याद करते हुए कह रही थी कि मैं देखकर आश्चर्यचकित थी कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक साथ खड़े होकर के महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में खड़े हो गए। मैं अकेले खड़ी होकर के मैंने यह सवाल उठाया कि क्या इस देश में ओबीसी महिलाएं, कपड़ा धोने वाली महिला, खेत में काम करने वाली महिला, जानवर के काम करने वाली महिला, जो दूध निकालना, गोबर उठाने वाली महिला, इन महिलाओं को क्या सदन में आने का हक नहीं है? और मैंने इसका विरोध किया। और आप दिलचस्प बात देखिए कि कांग्रेस बीजेपी एक हो गई थी, यह आरोप बीजेपी की उमा भारती लगा रही थी। इवन उन्होंने फिर यह भी याद किया कि सुषमा स्वराज और तमाम लोग आकर के मुझको डांटते थे अकेले में कि तुम्हें क्या जाति जाति करने लगी। अब आज नरेंद्र मोदी भी वैसा ही कुछ बोल रहे थे, महिलाओं बंटना मत, आपस में बंट मत जाना, महिलाओं तुम्हें बांटने वाले लोग आएंगे, एकजुट रहना महिलाओं, माताओं, बहनों, बुजुर्गों। गोया
महिलाएं एकजुट हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को यह बात सोचनी चाहिए कि महिला होना एक पहचान है, लेकिन एक दलित घर की महिला और एक सवर्ण घर की महिलाओं को एक अंतर देखना पड़ता है। दोनों महिला होने के आधार पर शोषण, अन्याय, अत्याचार की शिकार हो सकती हैं, लेकिन उसमें एक शोषण ऐसा है जिसका शिकार सवर्ण महिला नहीं होगी, और वह है जाति। और इसको देख करके अगर आप नहीं समझते, और काम के आधार पर जो बंटवारा है, खेत में काम करने वाली महिला की बात जब की जा रही है, तो उसमें सवर्ण घर की महिला अगर खेत में काम करेगी तो नहीं होगा। इस मुद्दे पर क्या वो होता है, इतिहास का पन्ना बड़ा दिलचस्प है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। अभी मैं लौट कर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, चूंकि मुझे आना है, आज की वीडियो उस पर है, तो जल्दी से एक दूसरा पन्ना जो इतिहास का है उसको भी पलट लेते हैं। और उस दूसरे पन्ने को याद किया कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने, जब उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि मान्यवर, आज आप कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण के बिना महिला आरक्षण विधेयक ठीक नहीं है, आप मांग कर रहे हैं कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, तो आपकी सरकार जब महिला आरक्षण विधेयक लाई तो आपने ये काम क्यों नहीं किया था? एक बड़ा दिल दिखाते हुए, एक बड़ी लकीर खींचते हुए। आज तक कभी आपने देखा है कि 9 साल में भाजपा और उसके किसी नेता ने किसी भी चीज पर माफी मांगी हो, सिवाय किसान आंदोलन के? माफी भी नहीं मांगी। प्रधानमंत्री की अहंकार वाली भाषा क्या थी? शायद हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई कि हम समझा नहीं पाए अपने किसान भाइयों को। ये नहीं कबूल किया कि हम गलत कानून ले आए थे, इसलिए हमें वापस लेना पड़ रहा है, ये नहीं बोला। और माफी आज तक किसी भी काम पर नहीं मांगी गई है। आप बाबरी मस्जिद विध्वंस से लेकर के, रथ यात्रा से लेकर के, गुजरात दंगे से लेकर के आज तक कभी किसी चीज पर माफी नहीं मांगी गई। भाजपा का अपना तरीका है, लोगों को माफी किससे मंगवानी है ये भी तय करना है, और वो उसका अपना तरीका, उसको कॉन्फिडेंस है कि माफी मांगने की बजाय हम अगर ऐसे ही राजनीति करेंगे तो भी हमें वो लोग वोट देंगे। राहुल गांधी माफी मांगते हैं, कांग्रेस माफी मांगती है। कांग्रेस ने इमरजेंसी वाली घटना पर भी माफी मांगी। कांग्रेस ने 1984 के सिख दंगे पर भी माफी मांगी और एक सिख को 10 साल इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। आप गलती करेंगे उसकी आलोचना होगी। कांग्रेस ने बहुत सारी गलतियां की हैं, जैसे 2010 की जातिवार जनगणना की पूरी बहस हो रही थी, और एक जो पी चिदंबरम उनके नेता, उनके और उन कांग्रेस पार्टी के तब चलाने वाले लोगों ने जातिवार जनगणना का विरोध किया प्रकारांतर से, तो 1948 जनगणना एक्ट में नहीं हुआ, और उसका नुकसान कांग्रेस को आज तक उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस की बहुत सारी गलतियां हैं, राम मंदिर का ताला खुलवाने से लेकर शाहबानो केस से लेकर के तमाम गलतियां, जिसका फायदा बीजेपी उठाती है। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे नेता के रूप में अब उभर रहे हैं जो अहंकार वाली राजनीति के सामने विनम्रता की राजनीति पेश कर रहे हैं। और जैसे ही उनसे पूछा गया कि भाई आप आज मांग कर रहे हैं महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी कोटे को, और आप जब 2010 में लाए थे तो क्यों नहीं लाए थे, तुरंत उन्होंने कहा हमसे गलती हुई और हम उस गलती को ठीक करना चाहते हैं, इसलिए हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं जब तक ओबीसी महिलाओं को भी न्याय नहीं मिल जाता। तो ये तो रहा इतिहास का पन्ना, जो एक इतिहास का पन्ना 1996 का था, दूसरा 2010 का था। जिन दोनों को पलटने वाले उमा भारती और राहुल गांधी दोनों अब पूरे देश में इस मुद्दे को गरमाते चले जा रहे हैं कि महिला आरक्षण विधेयक बिना ओबीसी कोटे के लागू नहीं होना चाहिए। दोनों की ये मांग है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा रोचक इतिहास का पन्ना मैं फिर से पलटने जा रहा हूं। दौर वही है, मार्च 2010 का। तारीख है 10 मार्च, 11 मार्च 2010 के साल में, जब फरवरी के आखिरी हफ्ते तक आते आते महिला आरक्षण विधेयक यूपीए 2 की सरकार के समय राज्यसभा में पास हो गया था। पक्ष में 172 वोट मिले थे, विरोध में 1 वोट मिला था, और दोनों के बाद यह विधेयक लोकसभा में पारित किया जाना था। फिर आता है 10 मार्च और 11 मार्च का महीना, और उस दिन भारतीय जनता पार्टी, जो कांग्रेस के साथ खड़ी होकर महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन कर रही थी, वामपंथी, दक्षिणपंथी, मध्यपंथी, तीनों प्रकार के राजनीतिक दल एक साथ खड़े होकर
महिला आरक्षण के समर्थन में खड़े हो गए थे। उसी वक्त एक पलटता हुआ दृश्य इस देश के समाजवादी नेताओं का उभरा। मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव हों, मरहूम शरद यादव हों और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। इन तीनों नेताओं की तिकड़ी ने लोकसभा में इतना हंगामा किया केवल इस सवाल पर कि आपको 33% नहीं, आप 50% कर दो, 100% कर दो, हम महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे। लेकिन उस समय भी बदनाम किया गया। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, हमारे देश में नेताओं की जाति देख करके उनका चरित्र हनन या उनके ऊपर धारणा बनाई जाती है। जैसे आप चोर के नाम पर गालियां, मजाक, उपहास, केवल आप इस तबके के नेताओं को देखेंगे जो नीचे से ऊपर गए। तो ये एक धारणा है। नरेंद्र मोदी जी पर चौकीदार चोर है नारा लगाया था राहुल गांधी ने, लेकिन कौन चोर कहता है, कौन चोर समझता है? लेकिन चारा चोर, टोटी चोर गालियां बनती हैं और हास्यास्पद है केवल जातिगत कुंठा के नाते, और वो कुंठा आज तक चली आ रही है, क्योंकि उससे ज्यादा भ्रष्टाचार जगन्नाथ मिश्रा का है चारा चोर में, लेकिन कभी आप इस पर डिबेट नहीं पाएंगे। तो इस मुद्दे पर फिर कभी मैं विस्तार में बात करूंगा कि हमारे देश में जाति कितना बड़ा फैक्टर है कि किस नेता को महानतम बना दिया जाता है और किसकी छोटी सी खीरा चोर सबसे बड़ा चोर और हीरा चोर बड़ा महान नेता। इस पर बात करेंगे। लौटते हैं 10 मार्च और 11 मार्च 2010 को। एक शख्स ऐसा है जो आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और उसका नाम है अजय सिंह बिष्ट, जिस नाम को बदल करके उन्होंने आदित्यनाथ योगी अपना नाम रखा और पॉपुलर ढंग से उनको योगी आदित्यनाथ कहते हैं। वो आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। इतिहास के पन्ने में 10 मार्च 2010 और 11 मार्च 2010 याद करते हुए हुकुम देव नारायण यादव, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा के साथ एक नाम आता है इतिहास के पन्ने में, योगी आदित्यनाथ का, जो महिला आरक्षण विधेयक के विरोध में खड़े थे। हुकुम देव नारायण यादव अपने समाजवादी ट्रेनिंग के चलते शरद, मुलायम और लालू यादव तमाम नेताओं के साथ खड़े थे, जो लोकसभा में घड़ा हंगामा कर रहे थे कि आप इस देश की 75 से 80% महिलाओं को इस हक से बाहर रखकर ये जो महिला आरक्षण विधेयक पास कर रहे हैं, ये अन्याय है, अत्याचार है। थोड़ी सी ताकतवर महिलाओं के लिए सदन आने का रास्ता है। हम इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि जो महिलाएं सदन तक आए वो खेत से लेकर के चली आए सदन में, किसी चूल्हे बर्तन से आए, किसी छोटे समझे जाने वाले काम से उठ के आए, गांव से उठ के आए, हाशिए से उठ के आए। इसलिए हम कोटा विद इन कोटा की मांग कर रहे हैं। तो हुकुम देव नारायण यादव तो उसके साथ खड़े थे, लेकिन बाकी लोगों के साथ योगी आदित्यनाथ क्यों विरोध कर रहे थे, आपको पता है? इतिहास में यह मिला कि उस समय भाजपा के जो चीफ विप थे रमेश बैस, वो एक साथ समर्थन कर दिए। उन्होंने विप जारी कर दिया कि आपको मत पक्ष में वोट डालना, और बीजेपी ने महिला आरक्षण विधेयक को समर्थन देने का फैसला किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया चांद पर जा रही है और आप आरक्षण मांग रहे हैं, महंगाई पर बात नहीं हो रही, बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही, आज आप आरक्षण देना चाह रहे हैं, कब तक इस देश को आरक्षण देते रहेंगे, ये आदित्यनाथ कह रहे थे। और वही आदित्यनाथ 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पास होने पर बधाई दे रहे थे। उत्तर प्रदेश के जो वोटर होंगे, उत्तर भारत के जो वोटर होंगे, नागरिक होंगे, वो आज इस मेरी बात को बड़ी गौर से समझिएगा, कैसे सियासत बदलती है। योगी आदित्यनाथ का उस समय का बयान मैंने सर्च किया तो पाया, इतने प्रोग्रेसिव योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं महंगाई पर बात नहीं हो रही, कांग्रेस की विफलता पर बात नहीं हो रही, भ्रष्टाचार पर बात नहीं हो रही, आरक्षण आरक्षण, कब तक इस देश को आरक्षण की आग में जलाया जाएगा? कब तक आप आरक्षण के नाम पर पहले जाति में बांटा, फिर वर्ग में बांटा, महिला पुरुष में बांट रहे हैं, हम इसका समर्थन नहीं करते। और आज योगी आदित्यनाथ ईडब्ल्यूएस का समर्थन करते हैं, योगी आदित्यनाथ महिला आरक्षण का समर्थन करते हैं। इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति से क्या रिश्ता है, ये मैं डिकोड करने जा रहा हूं। और दूसरा मुद्दा, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि चीफ विप जारी करना लोकतंत्र की हत्या है, अन्याय है, अत्याचार है। उस समय उमा भारती जब उसी इतिहास के दौर को याद कर रही थी 96 से 2010 तक, तो वो कह रही है कि गोपीनाथ मुंडे जैसे थोड़े से लोग उनका समर्थन करते थे, ये है जाति। उमा भारती ओबीसी समाज से आती है,
गोपीनाथ मुंडे ओबीसी समाज के नेता थे जो बीजेपी में थे। हुकुम देव नारायण यादव ओबीसी थे जो बीजेपी में थे। और ये सारे नेता मिल करके समर्थन कर रहे थे कि महिला आरक्षण में ओबीसी का एजेंडा होना चाहिए। और सुषमा स्वराज से लेकर के तमाम बड़े बड़े नेता सोनिया गांधी के साथ खड़े थे, वृंदा करात के साथ खड़े थे। नहीं नहीं, महिलाओं को अगर 33% आरक्षण मिल गया तो बदल गया भारत। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति ये यहां पर आ गई है कि भले योगी आदित्यनाथ सीधे कुछ ना बोले, लेकिन अनुप्रिया पटेल जो बीजेपी समर्थक दल है उसमें वो कहती हैं कि ओबीसी महिलाओं के साथ तो अन्याय हो रहा है। हालांकि उनका रुझान फिर कांग्रेस को के ऊपर हमला करने का ज्यादा हो रहा है। समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक विरासत से चली थी, आज वो थोड़ी सी बचकर एक बीच का रास्ता लेकर चलना चाहती है। अखिलेश यादव जानते हैं कि बीजेपी किसी की छवि को बिगाड़ने में कितना शातिर है, इसलिए वो समर्थन करते हुए इस बिल का वो ओबीसी महिलाओं के मुद्दे को उठा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और ज्यादा तीव्रता में बीजेपी के समर्थन में ट्वीट करती हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया कि महिला आरक्षण विधेयक पास किया, लेकिन वो भी ओबीसी आरक्षण को उठाती है, मुद्दा बनाती है। और ओबीसी का मुद्दा उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है। इसलिए अनुप्रिया पटेल हूं, अखिलेश यादव हूं, मायावती हूं या योगी आदित्यनाथ दबे मन से ही सही, वो महिला आरक्षण में कोटे की बात पर बचकर और सजग रहकर राजनीति चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का लोक जागरण अभियान, जाति जनगणना का अभियान और सामाजिक न्याय की पीडीए वाली राजनीति, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति अगर गांव कस्बों तक चली गई तो भाजपा भारी नुकसान में आ जाएगी। अनुप्रिया पटेल को भी पता है कि अगर हम ओबीसी कोटे की मांग नहीं करेंगे महिला आरक्षण विधेयक में, तो लौटकर वोट मांगने तो हमें उसी इलाके में जाना है जिस इलाके में हमारा एक दूसरा प्रतिपक्षी दल पीडीए लेकर के पहुंच गया है। ओम प्रकाश राजभर को भी पता है कि इधर से उधर, उधर से इधर, ये सब होते होते भी कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसको आप छोड़ तो नहीं सकते। इसलिए वो भी समर्थन कर रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मायावती जी जो माननीय कांशी राम की राजनीतिक विरासत से निकली हैं, और बसपा ने 2010 के वोटिंग में बहिष्कार किया था कि हमारा सुझाव इंप्लीमेंट नहीं हुआ इसलिए हम वोटिंग को बाहर जा रहे हैं, हम नहीं करेंगे वोटिंग। ऐसे इतिहास के वक्त में हम याद कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, जो योगी आदित्यनाथ इस बात से नाराज हो गए थे कि जो स्टैंड कांग्रेस का वो स्टैंड भाजपा का, हमारे और उसमें कोई अंतर नहीं, हम कांग्रेस के पाप को अपने सर ले रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे जब उन्होंने कांग्रेस और उसके पहले के तमाम दलों के पाप को अपने ऊपर ले लिया? ये भाषा मेरी नहीं, ये भाषा योगी आदित्यनाथ की 11 मार्च 2010 को बाकायदे लाइव टेलीकास्ट में इंटरव्यू में बोली गई है। और इसका असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव पर। और अभी तक योगी आदित्यनाथ केवल बधाई, औपचारिक बधाई देने के अलावा इस पूरे मुद्दे पर खामोश हैं। और खामोश हैं केशव प्रसाद मौर्य, और खामोश हैं तमाम बीजेपी के बड़े ओबीसी नेता, और खामोश हैं स्वतंत्र देव पटेल, और खामोश हैं अनिल राजभर, क्योंकि उनको पता है उत्तर प्रदेश में जातिगत चेतना, जागरूकता बहुत मजबूत है। और आप अगर ओबीसी महिला विरोधी छवि भाजपा की बनवा पाए तो 80 की 80 सीटों पर एक खतरा मंडराएगा। और यह बड़ी राजनीतिक चाल है जो मायावती जी अपने तरीके से चल रही है, लेकिन जिस पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल की जयंत चौधरी और तमाम नेता मजबूती से इस मुद्दे पर काम करना चाहते हैं इंडिया गठबंधन के साथ, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस इस मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है, 2010 की गलती की माफी भी मांग चुकी है, और अब जातिवार जनगणना के साथ महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे को शामिल कराना चाह रहे। और आज जब भारत के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि महिलाओं को बंटने मत देना, अब इसकी काट ढूंढना है इंडिया गठबंधन को। और अगर महिलाओं को यह समझा गए कि महिला में फर्क है, जाति देखकर थोड़ी सी महिला जो ताकतवर है वही इसका लाभ लेंगी, भाजपा को भारी नुकसान उत्तर प्रदेश में होता दिख रहा है। और इस लिहाज से देखें तो पूरा का पूरा समीकरण 80 चुनावी लोकसभा की सीटों का
इस मुद्दे पर तय होने वाला है। जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी, जो उत्तर प्रदेश का एक सबसे बड़ा विपक्षी दल है, वो इस मुद्दे को कितना आंदोलनकारी तरीके से गांव कस्बों की महिलाओं तक इस तरह से ले जा पाता है और ले जाने में कामयाब हो जाता है, एक रणनीति बनाता है कि वो समझा दे कि आपके हक को मार करके किसके पक्ष में 33% है। हम 33% का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस 33% में खेत में काम करने वाली, जानवरों का गोबर उठाने वाली, दूध दोहने वाली, सब्जी उगाने वाली और श्रम करने वाली मजदूर किसान महिलाएं, घरेलू श्रम करने वाली महिला भी संसद पहुंचे। और अगर ये रणनीति कांग्रेस और सपा की कामयाब हो गई तो 80 सीटों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और अगर आप ठोस रणनीति नहीं बनाएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से अब इस पर वोट लेने के लिए शुरू हो चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे पर क्या धारणा बनती है। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए 4 PM। फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पर अपनी राय, अपने मशवरे और अपने विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।